जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में दोषी हिमायत बेग को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये खबर आ रही है जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में ये आरोपी थी, दोषी थी और उसके बाद अब जो सजा का ऐलान हुआ है, फांसी की सजा सुनाई गई है हिमायत बेग को फांसी की सजा जर्मन बेकरी केस में सुनाई गई है। 2010 में 13 फरवरी को ये ब्लास्ट हुआ था जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में। अब इसको फांसी की सजा सुनाई गई है। 18 लोग मारे गए थे इस केस में, इस ब्लास्ट में। 13 फरवरी को 2010 में, यानी कि अब से लगभग 3 साल पहले ये ब्लास्ट हुआ था। इसमें हिमायत बेग को फांसी की सजा मिल गई है। फैसला आ गया है इस मामले में। हिमायत बेग पर दोषी करार दिया गया था और फैसले में इन्हें फांसी की सजा दी गई है। जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 13 फरवरी 2010 को ये ब्लास्ट हुआ था और 3 साल बाद अब फांसी की सजा सुनाई गई है जर्मन बेकरी केस में। हिमायत बेग को पुणे में हुआ था ये ब्लास्ट जर्मन बेकरी और इसमें कई लोग घायल हुए थे। 13 फरवरी 2010 को ये ब्लास्ट हुआ था। हिमायत बेग इस दोषी का नाम है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता मयूरेश। 3 साल बाद फांसी की सजा दी जा रही है हिमायत बेग को। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह ही तो 15 तारीख को ही जज ने हिमायत बेग को दोषी करार दिया था। आज सुबह हिमायत बेग की तरफ से गुहार लगाई गई कि वो उसे कम से कम सजा दी जाए, लेकिन सरकारी वकील जो है इन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर उसे फांसी की मांग की थी और जज ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मांगकर हिमायत बेग को जर्मन बेकरी मामले के कॉन्स्पिरेसी में होने के लिए और उसके बाद उसको अंजाम देकर 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार होने के लिए फांसी की सजा सुनाई है। बैंगलोर में हुए धमाके में शक की सुई एक बार फिर से इंडियन मुजाहिदीन की तरफ जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का कर्नाटक और केरल में सक्रिय मॉड्यूल इस धमाके के पीछे हो सकता है। बैंगलोर में बीजेपी दफ्तर के पास कल हुए धमाके के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां सबूत जुटाने में जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियों को अब तक मिले सुरागों के मुताबिक बम में डिजिटल घड़ी और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। जांच में एनआईए की टीम भी लगी हुई है। कल हुए धमाके में 16 लोग घायल हुए थे, जिनमें 11 पुलिस वाले थे। इनमें से एक पुलिस वाले की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। 1993 मामले में आज 2 दोषियों को सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने समय सीमा खत्म होने के बावजूद सरेंडर नहीं किया है। ये दोषी हैं रंजीत कुमार सिंह और मनोज कुमार गुप्ता। आज टाडा कोर्ट में समर्पण इन्हें करना था, लेकिन इन्होंने समर्पण नहीं किया है। रंजीत कुमार सिंह को 9 साल की सजा सुनाई गई है। मनोज कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन इन दोनों ने ही सरेंडर नहीं किया है। 1993 में ही ये भी दोषी हैं। आज इन दोनों को सरेंडर करना था, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया है। ये मामला जो 1993 का है, इसमें इन दोनों ने सरेंडर नहीं किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पता चल पाया है कि आखिर क्यों इन दोनों ने सरेंडर नहीं किया है? सबसे पहले आपको मनोज गुप्ता के मामले के बारे में बता दूं। मनोज गुप्ता इस मामले के भगोड़े आरोपी टाइगर मेमन का बॉडीगार्ड रहा है और मनोज गुप्ता के ऊपर आरोप है कि उसने जो विस्फोटक और हथियार उतरे थे रायगढ़ जिले में, उसमें उसने मदद की थी। इसके अलावा बाद में विस्फोटकों को डिस्पोज ऑफ करने में मुंबई के बाद जो नागला बंदर खाड़ी है वहां पर डिस्पोज ऑफ करने में भी इसने मदद की थी। इसको टाडा कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में जब इसके खिलाफ अपील की सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया और इसके बाद ही ये सजा हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और आज आखिरी तारीख थी कोर्ट में खुद को सरेंडर करने की, लेकिन ये कोर्ट में नहीं आया। अब इसके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा और पूरे देश भर में इसको ढूंढा जाएगा। एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया गया है कि अगर ये कहीं भी दिखता है तो इसे पकड़कर जो है अदालत के सामने पेश किया जाए। संजय दत्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाकों के 7 और दोषियों को सरेंडर करने के लिए 4 महीने की मोहलत दे दी है। मोहलत पाने वालों में संजय दत्त का दोस्त यूसुफ नलवाला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से यूसुफ नलवाला को राहत इसलिए मिली है क्योंकि उसकी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नलवाला मुंबई ब्लास्ट में सबूत मिटाने का दोषी है। वहीं अल्ताफ को इसलिए मोहलत मिली है क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है। ईसा मेमन को इसलिए मोहलत दी गई है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए यूसुफ नलवाला ने कहा है कि अदालत के फैसले का वो सम्मान करते हैं और आदेश के मुताबिक सरेंडर कर देंगे। कल जब संजय दत्त को 4 हफ्ते की मोहलत मिली थी तो सवाल उठे थे कि संजय को हां और बाकियों को ना क्यों। मानुषी पत्रिका के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर ने कल ट्विटर पर जो लिखा है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कल मधु किश्वर ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार के कुछ सीनियर अधिकारियों ने कहा है
कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में नाकाम होते हैं तो मोदी की हत्या हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर की ओर से मोदी की हत्या की आशंका जताए जाने के बारे में जब एबीपी न्यूज ने गृह मंत्री से सवाल पूछा तो सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि फिलहाल मोदी के लिए कोई खतरा नहीं है। मधु किश्वर ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री पर 24 तारीख को हमले की बात है। कोई भी बड़ा नेता टारगेट हो सकता है तो उसको हम अलर्ट कर देते हैं, उस राज्य को अलर्ट कर देते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। गिरफ्तारी रोकने के लिए परवेज मुशर्रफ ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ये तस्वीरें कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद की हैं। मुशर्रफ की जमानत याचिका खारिज होते ही कोर्ट परिसर से सिक्योरिटी गार्ड्स और बुलेट प्रूफ कार में बैठकर भाग खड़े हुए मुशर्रफ। मुशर्रफ पर 2007 में चीफ जस्टिस समेत 60 जजों को नजरबंद करने का आरोप है। मुशर्रफ 11 मई को हो रहे चुनाव में लड़ना चाहते थे, लेकिन अब तक उनके सारे नामांकन रद्द हो चुके हैं। मुशर्रफ के प्रवक्ता ने कहा है कि वो भागे नहीं हैं, बल्कि वो आदेश को चुनौती देंगे। सूत्र बता रहे हैं कि मुशर्रफ चाहते हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उनके फार्म हाउस में ही रखा जाए। इस्लामाबाद के चक शहजाद में मुशर्रफ अपने फार्म हाउस में छिपे हुए हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर तमाम राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति लगभग बन गई है और उसे उम्मीद है कि ये बिल जल्द ही संसद से पारित हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल को मंजूरी देने के लिए आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। लगभग इसमें हम सब सहमति की ओर बढ़े हैं और ये खुशी की बात है कि सफल बैठक के बाद अब ये निश्चित है कि ये बिल अब सदन में आएगा। पिछली बार की बैठक में जो 12 बिंदु मैंने बीजेपी की तरफ से दिए थे, उस पर लगभग सभी पर सरकार ने स्वीकृति का उत्तर दिया है। सरकार सहमत हो गई है। बीएसपी ने अगले आम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि सूची में ब्राह्मण उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। मायावती ने आज अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, उसमें 36 में से 17 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें से उन्नाव से सांसद ब्रजेश पाठक, महाराजगंज से काशीनाथ शुक्ल शामिल हैं। लखनऊ की सीट से बीएसपी नकुल दुबे को मैदान में उतार रही है। दरअसल मायावती इस बार भी ब्राह्मण उम्मीदवार वोटरों के जरिए बीजेपी का खेल बिगाड़ने में जुटी है। बीजेपी संगठन में नए फेरबदल के बाद से यूपी का मतदाता, खासकर ब्राह्मण, काफी नाराज है। मायावती इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। राजनाथ सिंह की टीम में यूपी के बीजेपी नेताओं को तो जगह नहीं ही दी गई है, साथ से पहले से मौजूद नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नागपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर जिस युवक को कल बदमाशों ने गोली मारी थी, आज उसकी मौत हो गई है। कल शाम नागपुर के उनखाना रोड इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी से जा रही लड़की से छेड़खानी की कोशिश की थी। विरोध करने पे लड़की के भाई के दोस्त को बदमाशों ने गोली मार दी। आज उसकी मौत हो गई है। बदमाश पल्सर बाइक पर सवार थे। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह की न्यामगिरी पहाड़ियों में चल रही बॉक्साइट खनन परियोजना पर रोक लगा दी है। पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोक ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले की ग्राम सभाओं से मंजूरी मिलने तक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 जिलों की ग्राम सभाओं को भी आदेश दिया है कि आदिवासियों सहित इस खनन परियोजना से जुड़े तमाम मुद्दों पर 3 महीने के भीतर फैसला कर लें। कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया कि ग्राम सभाओं से रिपोर्ट मिलने के बाद ही 2 महीने के भीतर इस मामले में कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन की याचिका पर यह निर्देश दिया है।